बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ईसोट्रोपिया या कन्वर्जेंट स्क्विंट का टॉपिक। तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया कि मैनिफेस्ट स्क्विंट की दो टाइप्स होती हैं, ईसोट्रोपिया और एक्सोट्रोपिया। तो ईसोट्रोपिया होती है इनवर्ड डिविएशन ऑफ द आई। अब ये फॉर इंस्टेंस राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। लेफ्ट आई नॉर्मल है, राइट आई जो है ना वो इनवर्ड डिविएटेड है। तो इसको कहेंगे राइट ईसोट्रोपिया या राइट कन्वर्जेंट स्क्विंट। ठीक है, तो इसकी आपने याद रखना है, दो टाइप्स होती हैं, एक तो कंजेनिटल या इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया और दूसरी एकोमोडेटिव इसोट्रोपिया। पहले देखते हैं कंजेनिटल या इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया। तो ये आपने याद रखना है, ये फर्स्ट 6 मंथ्स या तो कंजेनिटली प्रेजेंट होगी या फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में ये डेवलप कर जाएगी, कंजेनिटल या इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे कि इसमें जो एंगल ऑफ डिविएशन होगा वो 30 प्रिज्म डायोप्टर से बड़ा होगा। एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है कि आई कितने एंगल अंदर डिविएट हुई हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री जो है वो 2 प्रिज्म डायोप्टर्स के इक्वल होती है। ठीक है, अब ये 30 प्रिज्म डायोप्टर्स है, तो 30 प्रिज्म डायोप्टर्स डिग्रीज में कितने होंगे, 15 डिग्रीज। तो 15 डिग्रीज। अब मैंने आपको मिलीमीटर में भी रेंज बताई थी कि 1 मिलीमीटर की डिविएशन हो तो वो 7 डिग्रीज़ के इक्वल होती है। अब ये 15 डिग्रीज़ की डिविएशन है तो ये बनेगी 2 मिलीमीटर के इक्वल, तकरीबन 2 मिलीमीटर। 15 डिग्री की डिविएशन जो है ना वो 2 मिलीमीटर के इक्वल, यानी कि 2 मिलीमीटर से ज़्यादा आंख एंगल ऑफ डिविएशन है। 2 मिलीमीटर से ज़्यादा आंख डिविएट की होती है ये कंजेनिटल या इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया में। दूसरे नंबर पे क्लिनिकल फीचर होता है कि अल्टरनेट फिक्सेशन होती है प्राइमरी पोजीशन में। अल्टरनेट फिक्सेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। लेफ्ट आई नॉर्मल है, राइट आई का इसोट्रोपिया है। ठीक है, अब राइट आई इसोट्रोपिक है, लेफ्ट आई नॉर्मल है। अब इस कंडीशन में पेशेंट जो है ना वो लेफ्ट आई से देख रहा है, लेफ्ट आई से फिक्सेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम लेफ्ट नॉर्मल आई को कवर कर दें, ठीक है, यानी कि अब इससे ना देखें, तो जो राइट आई होगी वो नॉर्मली मूव कर जाएगी अपनी असल लोकेशन पे, नॉर्मल लोकेशन पे दरमियान में। और लेफ्ट आई जिसको हमने कवर किया हुआ है वो नीचे से जो है ना अंदर को मूव कर जाएगी, उसका इसोट्रोपिया हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कि अल्टरनेट फिक्सेशन। तो नॉर्मल आई का इसोट्रोपिया हो गया। अब जो राइट इसोट्रोपिक आई थी वो नॉर्मल जगह पे चलेगी। पर जब हम फिर राइट आई को जब हम कवर हटाएंगे तो फिर जो है वो लेफ्ट नॉर्मल आई अपनी जगह पे आ जाएगी और राइट आई जो है ना वो फिर इसोट्रोपिया में चली जाएगी। ये होती है अल्टरनेट फिक्सेशन। फिर इसमें एक और क्लिनिकल फीचर होता है क्रॉस फिक्सेशन का। क्रॉस फिक्सेशन क्या होती है कि ये फॉर इंस्टेंस राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। राइट आई को पेशेंट यूज़ करता है इन दी लेफ्ट गेज, यानी कि ये लेफ्ट विजुअल फील्ड को देखने के लिए राइट आई यूज़ कर रहा है और राइट विजुअल फील्ड को देखने के लिए लेफ्ट आई यूज़ कर रहा है। तो दोनों आंखें ऐसे अंदर को आ गई हैं, दोनों आंखों की कन्वर्जेंट स्क्विंट हो गई है। ठीक है, अब इसको कहते हैं क्रॉस फिक्सेशन। ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि बाईलैटरल कंजेनिटल बाईलैटरल सिक्स्थ नर्व पाल्सी से के साथ ये कंजेनिटल इसोट्रोपिया को। सिक्स्थ नर्व आपको पता है लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, LR6 ये। तो लैटरल रेक्टस अगर कंजेनिटल लैटरल सिक्स्थ नर्व की पाल्सी हो जाएगी तो ये लैटरल रेक्टस दोनों साइडों का पैरालाइज हो जाएगा। तो पैरालाइज हो जाएगा तो आंखें खुद ही मीडियली मूव कर जाएंगी, क्योंकि लैटरल रेक्टस तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं दे रहा मीडियल रेक्टस के फंक्शन को। तो कंजेनिटल सिक्स्थ नर्व पाल्सी में भी जो है ना क्रॉस फिक्सेशन होती है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव एरर जो होता है ना कंजेनिटल या इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया में, ये आपने याद रखना नॉर्मल होता है। और अगर कंजेनिटल या इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया प्रेजेंट होगा तो उसके साथ ये 3 कंडीशंस जो है ना ये कॉमनली एसोसिएटेड होती हैं, यानी कि ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जो नज़र आती हैं। सबसे पहले है डिसोसिएट वर्टिकल डिविएशन। डिसोसिएट वर्टिकल डिविएशन का क्या मतलब होता है कि ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। अब राइट आई मिसाल के तौर पे नॉर्मल है। अब जब बंदा दोनों आंखों से देख रहा है, प्राइमरी पोजीशन में सीधा देख रहा है, तो दोनों आंखें नॉर्मल हैं। पर जब एक आंख को कवर किया जाता है, लेफ्ट आई को फॉर इंस्टेंस मैं इधर कवर कर देता हूँ किसी चीज़ से, तो लेफ्ट आई जो है ना ऐसे ऊपर को मूव कर जाएगी। ठीक है, उसकी अपवर्ड डिविएशन हो जाएगी। और अगर लेफ्ट आई से कवर रिमूव करके राइट आई को मैं कवर कर देता हूँ तो राइट आई भी ऐसे ऊपर को डिविएट कर जाएगी, अपवर्ड डिविएशन कवर करने पे। ठीक है, इसको कहते हैं डिसोसिएट वर्टिकल डिविएशन। तो ये आपने याद रखना है कि ये 75% केसेस में प्रेजेंट होती है कंजेनिटल या इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया के केसेस में।
दूसरा होता है कंडीशन इन्फीरियर ओब्लिक ओवर एक्शन। इन्फीरियर ओब्लिक ओवर एक्शन में क्या होता है कि जब साइड गेज होती है, जैसे ये दो आईज हैं, ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, जब पर्सन राइट को देख रहा है तो राइट आई तो ऐसे राइट को मूव कर जाएगी, लेफ्ट आई जो है वो राइट को भी मूव करती है और ऐसे ऊपर को मूव करने लग जाती है। तो इन्फीरियर ओब्लिक का आपको पता है काम क्या होता है कि एक तो ये एबडक्शन करवाता है, दूसरे नंबर पे ये एलिवेशन करवाता है आई बॉल की, ठीक है, एलिवेशन करवाएगा। तो जब इस सिनारियो में हमारे पास क्या हो रहा है कि लेफ्ट आई का इन्फीरियर ओब्लिक का ओवर एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर एलिवेशन करवाने लग गया राइट गेज पे। ऐसे ही लेफ्ट गेज पे जो है वो इन्फीरियर ओब्लिक का ओवर एक्शन होगा राइट आई का, तो ये ऐसे ऊपर को निकल जाएगी, सुपीरियर एलिवेशन आ जाएगी इसमें। तो इन्फीरियर ओब्लिक ओवर एक्शन आपने याद रखना है 70% केसेस में प्रेजेंट होता है कंजेनिटल या इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया के साथ। इसके अलावा 50% केसेस में लैटरल निस्टैग्मस भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। निस्टैग्मस होता है कि टू एंड फ्रो मोशन, आई बॉल ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है। इसके बाद देखते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हैं क्या बन सकते हैं इसके कंजेनिटल इसोट्रोपिया के। तो सबसे पहले तो बन सकता है कंजेनिटल सिक्स्थ नर्व पॉल्सी। इसका मैंने आपको बताया कि कैसे लैटरल रेक्टस पैरालाइज हो जाएगा और क्रॉस फिक्सेशन हो जाती है। इसके बाद दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे पास बन सकता है निस्टैग्मस ब्लॉकेज सिंड्रोम का। ये एक कंजेनिटल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जब भी एबडक्शन करते हैं, जैसे ये आई है तो ये जब भी एबडक्शन करेंगे, आई बॉल की बाहर को मूवमेंट करेंगे तो उससे ऐसे निस्टैग्मस होने लग जाता है। तो इससे भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये कंजेनिटल या इन्फेंटाइल इसोट्रोपिया तो नहीं है। इसके बाद तीसरा डीडी है डुएन सिंड्रोम। डुएन सिंड्रोम एक कंजेनिटल कंडीशन होती है जिसमें मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, यानी कि मूवमेंट डिसऑर्डर आई का कैसे होता है कि आँख ना तो एडक्ट हो सकती है ना एबडक्ट हो सकती है, ठीक है, उसकी मूवमेंट लिमिटेशंस आ जाती हैं डुएन सिंड्रोम में। इसके बाद मोबियस सिंड्रोम भी एक रेयर बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें 6th और 7th नर्व नहीं बन रही होती, ठीक है। 6th और 7th क्रेनियल नर्व जो है ना उसकी अंडर डेवलपमेंट होती है। तो इसमें भी जो है ना हमें ये कंजेनिटल 6th नर्व पॉल्सी वाले साइंस नज़र आएंगे, यानी क्रॉस फिक्सेशन नज़र आएगी। और इसके बाद स्ट्रैबिस्मस फिक्सस में क्या होता है कि एक या दोनों आंखें एक्सट्रीम एडक्शन में चली जाती हैं। जैसे ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, लेफ्ट आई नॉर्मल है, राइट आई जो है ना एक्सट्रीम एडक्शन में गई हुई है। तो ये हमें जो है ना, और ये बर्थ पे प्रेजेंट होता है, तो ये हमें फॉल्स इंप्रेशन दे रहा होता है कि ये कंजेनिटल इसोट्रोपिया हो सकता है। तो ये 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने याद रखने हैं कि कंजेनिटल सिक्स्थ नर्व पॉल्सी हो सकती है, निस्टैग्मस ब्लॉकेज सिंड्रोम हो सकता है, डुएन सिंड्रोम, मोबियस सिंड्रोम हो सकता है, या स्ट्रैबिस्मस फिक्सस। इसके बाद ट्रीटमेंट देखते हैं। तो कंजेनिटल इसोट्रोपिया की ट्रीटमेंट क्या है कि सबसे पहले एम्ब्लायोपिया थेरेपी करनी है। बच्चों में आपको पता है एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाता है, तो एम्ब्लायोपिया थेरेपी कैसे करेंगे कि जो नॉर्मल आई होती है उसको हमने अक्लूड कर देना है, ठीक है। अब पेशेंट जो है वो राइट इसोट्रोपिक आई से देखेगा तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। एम्ब्लायोपिया जो सप्रेस किया, ब्रेन ने इस स्क्विंटेड आई को सप्रेस किया होता है तो उसमें थोड़ी सी बेटरमेंट आना शुरू हो जाती है। और एम्ब्लायोपिया थेरेपी के बाद जो है ना सर्जिकल करेक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं ताकि बाइनोक्यूलर सिंगल विजन मेंटेन हो सके। इसके बाद दूसरी टाइप्स जो थी इसोट्रोपिया की वो थी अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया। अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक तो रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया और दूसरी अकोमोडेटिव नॉन रिफ्रैक्टिव, ठीक है, नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया। अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया में जो इसकी पहली टाइप है रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया। अब इसको समझने के लिए आप याद रखें कि ये लेफ़्ट आई है, ये पर्सन की राइट आई है, ठीक है। अब जब भी कोई नियर विजन पे जो चीज़ है, इधर फॉर इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट है नियर डिस्टेंस पे, इसको देखना है, तो जब भी नियर विजन को देखना होता है, नियर ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकल ये मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि आंखें जो है ना कन्वर्ज करती हैं, राइट आई भी कन्वर्ज करती है, ऐसे अंदर को मूव करती है, लेफ्ट भी अंदर को, ताकि जो इमेज है वो फुल फोविया पे, दोनों आंखों के फोविया पे बन सके, ठीक है। तो ये दोनों अंदर को कन्वर्ज करेंगी। अब इस अंदर को कन्वर्ज करने को कहते हैं एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस। और ये कन्वर्ज क्यों कर रही थी, इनका गोल क्या था, क्या हासिल करना चाहती थी कन्वर्ज करके, उसको कहते हैं अकोमोडेशन, ठीक है, ताकि इमेज बन सके। अकोमोडेशन एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है आई में कि आई जो है ना अपने ये इधर क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसकी शेप को चेंज करती है ताकि जो है ना इमेज बन सके फोविया
के ऊपर, रेटिना पे इमेज बन जाए। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमें एक डायोप्टर की अकोमोडेशन चाहिए, और एक डायोप्टर की अकोमोडेशन हासिल करने के लिए आई बॉल कन्वर्ज हो रही हैं 3 डिग्री। ठीक है, तो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस हो जाएगी 3 डिग्री और अकोमोडेशन हो जाएगी 1 डायोप्टर्स। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया में क्या हो रहा होता है कि पेशेंट को है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि पेशेंट की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। नज़दीक की नज़र जिनकी कमज़ोर होती है उनका इमेज जो है ना रेटिना के पीछे बन रहा होता है, रेटिना पे नहीं बन रहा होता। तो अब उनमें क्या होगा कि जब किसी नियर विजन को देखेंगे तो लेफ़्ट आई तो मिसाल के तौर पे एक डायोप्टर की अकोमोडेशन चाहिए, लेफ़्ट आई तो 3 डिग्री मूव करेगी, तो वो तो एक डायोप्टर हासिल कर लेगी, पर राइट आई जब 3 डिग्री मूव करेगी, क्योंकि वो राइट आई हाइपरमेट्रोपिक है, राइट आई की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, तो राइट आई को 3 डिग्री मूव करने से एक डायोप्टर की अकोमोडेशन मिलेगी नहीं। उसको 3 डिग्री से ज़्यादा डिग्री, मिसाल के तौर पे उसको 10 डिग्री अंदर को कन्वर्ज होना पड़ेगा, इनवर्ट डिविएट होना पड़ेगा, फिर उसको जाके कहीं एक डायोप्टर की अकोमोडेशन मिलेगी। तो इस प्रोसेस को हाइपरमेट्रोपिया में एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस ज़्यादा होनी पड़ती है। तो इस इनवर्ट डिविएशन की वजह से जो इसोट्रोपिया हो रहा है, ये इनवर्ट डिविएशन जो हो रही है हाइपरमेट्रोपिया की वजह से, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव एकोमोडेटिव इसोट्रोपिया। ठीक है। और इसमें आपने याद रखना है AC/A रेशो नॉर्मल है, यानी कि एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस टू एकोमोडेशन रेशो जो है ना इसमें नॉर्मल होती है। ये कैसे नॉर्मल होती है कि नॉर्मल AC/A रेशो नॉर्मल होने का मतलब ये है कि एक डायोप्टर एकोमोडेशन हासिल करने के लिए दोनों आंखों ने 3 डिग्री अंदर को कन्वर्ज करना था। अब दोनों आंखें 3 डिग्री अंदर को कन्वर्ज कर गई तो इसलिए नॉर्मल है, पर राइट आई का है ही हाइपरमेट्रोपिया, 3 डिग्री अंदर कन्वर्ज करने से उसका गुजारा ही नहीं हुआ, उसको और ज़्यादा कन्वर्ज अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हाइपरमेट्रोपिया की वजह से वो और ज़्यादा कन्वर्ज करेगी, अंदर को इनवर्ट डिविएट होगी, उसी को इसोट्रोपिया कह देते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इसमें AC/A रेशो नॉर्मल होगी, और ये प्रेजेंट होता है 1.5 to 3 ईयर्स तक, 18 मंथ से 3 साल तक होता है। कंजेनिटल इसोट्रोपिया मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया कि वो फर्स्ट 6 मंथ्स में प्रेजेंट होगा, जबकि ये रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया जो है ना ये 1.5 से 3 साल के बच्चों में जो है ना वो ज़्यादा होता है, और इसमें हाइपरमेट्रोपिया होगा और इसकी वजह से इसोट्रोपिया होगा। ठीक है। इसके नाम से ही जाहिर है कि रिफ्रैक्टिव एरर है, हाइपरमेट्रोपिया है, उसकी वजह से अकोमोडेशन हासिल करने के लिए कन्वर्जेंस ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इनवर्ट डिविएशन ज़्यादा हो रही है, जिसको इसोट्रोपिया कह रहे हैं। ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी कि अगर तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने से, यानी कि कन्वेक्स लेंस देने से, लगाने से फुल ट्रीट हो जाए ये रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया, उसे कहते हैं फुली अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया। लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिक करेक्शन से वो पार्शली ट्रीट हो तो उसे कहते हैं पार्शली अकोमोडेटिव, क्योंकि इसमें जो है ना सिर्फ पार्शली हाइपरमेट्रोपिया कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टू इसोट्रोपिया, बाकी जो दूसरा हाफ है ना के कॉज का, वो कोई और अननोन कॉज है जिसकी वजह से इसोट्रोपिया हो रहा है। सिर्फ 0.5% यानी ये 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइपरमेट्रोपिया टूवर्ड्स द इसोट्रोपिया, लेकिन 50% जो है ना अननोन है, तो वो इस वजह से हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन कर देंगे तो वो पार्शली तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी फुल ट्रीटमेंट क्या है कि एम्ब्लायोपिया जो बच्चों में डेवलप हुआ है उसको ट्रीट करेंगे, और फिर आखिर में जब इन दोनों से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट कर देंगे। इसके बाद दूसरी टाइप देखते हैं अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया की, तो ये होती है नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया। इसमें आपने याद रखना है AC/A रेशो हाई होती है। पीछे मैंने आपको रिफ्रैक्टिव टाइप में बताया कि AC/A रेशो जो है ना वो नॉर्मल होती है। अब उसमें हाइपरमेट्रोपिया था, इसमें कोई मसला नहीं है नज़र का। इसमें हो क्या रहा है कि AC/A रेशो हाई हो रही है। अब AC/A रेशो हाई क्यों हो सकती है? अगर तो ये अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस बढ़ जाए तो AC/A रेशो हाई हो जाएगी। अब इससे मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर इंस्टेंस लेफ़्ट आई है, ये राइट आई है। अब लेफ़्ट आई मिसाल के तौर पे नॉर्मल है, राइट आई में क्या हो रहा है, कोई मसला नहीं है। 1 डिग्री की एक डायोप्टर की अकोमोडेशन चाहिए दोनों को, लेफ़्ट आई ने अंदर को कन्वर्ज किया 3 डिग्री, राइट आई एक डायोप्टर की ही हासिल करने के लिए जो है ना वो ज़्यादा कन्वर्ज कर गई। ठीक है, वो किसी भी वजह से हो सकता है,
ठीक है, कि वो ज़्यादा अंदर को कन्वर्ज कर गई, कि कन्वर्जेंस सेंटर जो है ब्रेन में उसकी ओवर एक्टिविटी थी, या डाइवर्जेंस सेंटर जो है ब्रेन में उसकी हाइपो एक्टिविटी थी, तो किसी भी वजह से ये ज़्यादा अंदर को कन्वर्ज कर गई। तो जब कन्वर्जेंस ज़्यादा होगी तो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से AC/A रेशो हाई हो जाएगी। और डिविएशन जो होती है ना डिस्टेंस और नियर विजन की, वो सेम होती है, ठीक है। और बाइनोक्यूलर सिंगल विजन जो है ना वो जब करीब देखेंगे, इसका मतलब ये है कि करीब देखेंगे तो इसोट्रोपिया होगा, दूर देखेंगे तो आइज़ नॉर्मल होंगी, ठीक है। नियर विजन पे ये इसोट्रोपिया हो रहा होता है। इसके बाद ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, तो एक स्पेशल तरह की ग्लासेस होती हैं, उनको कहते हैं एग्जैक्टिव बाईफोकल ग्लासेस। बाईफोकल ग्लासेस होती हैं, उसकी आगे टाइप है एग्जैक्टिव ग्लासेस। तो ये ग्लासेस जो है ना ये देते हैं, ये ना एकोमोडेशन को रिलीव कर देती हैं, जिसकी वजह से AC/A रेशो जो है ना, अब एकोमोडेशन ये क्या करती हैं कि एकोमोडेशन कम चाहिए, ये एकोमोडेशन को ही कम कर देती हैं, तो उसकी वजह से एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये रेशो ठीक हो जाती है और पेशेंट का आइसोट्रोपिया कुछ बेहतर हो जाता है। इसके बाद एम्ब्लायोपिया की ट्रीटमेंट करेंगे और इससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता तो सर्जरी कर देंगे। इसके बाद देखते हैं कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो ये देखें, सबसे पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इसोट्रोपिया। तो इसोट्रोपिया जो है ना आपको पता है कन्वर्जेंट स्क्विंट को कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें कि मदर ब्रिंग्स इन हर 2-year-old चाइल्ड बिकॉज शी इज़ कंसर्न दैट हर बेबी इज़ क्रॉस आइड, यानी कि स्क्विंट है। फॉर्मल एग्जामिनेशन परफॉर्म विच शोड बेबी हैड राइट कन्वर्जेंट स्क्विंट, यानी कि राइट साइड पे आई इनवर्ड डिविएटेड है, साथ में एम्ब्लायोपिया भी है उस आई में। नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, तो बच्चों में आपने याद रखना है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट डिले करते हैं जब तक एडोलेसेंस नहीं हो जाती, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद तीसरा है कि द टाइप ऑफ मैनिफेस्ट स्क्विंट इन विच अमाउंट ऑफ डिविएशन इन द स्क्विंटेड आई रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन ऑफ गेज एंड देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट लिमिटेशन जो है ना वो कंकमिटेंट स्क्विंट में नहीं होती, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ डिविएशन है, यानी कि ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, राइट आई इनवर्ड डिविएट हुई है। अब हम जिधर भी, अब ये जितने मिसाल के तौर पे ये 10 डिग्री इनवर्ड डिविएट हुई है, तो ये जिधर भी देखेंगे, जिस भी गेज में देखेंगे उस पोजीशन में ये 10 डिग्री ही डिविएट रहेगी, इसका ये मतलब है। तो इस तरह के स्क्विंट को जो है ना हम कहते हैं कन्वर्जेंट स्क्विंट, ठीक है, या कंकमिटेंट स्क्विंट। तो इन सारे ऑप्शंस में कंकमिटेंट स्क्विंट जो है ना ये सिर्फ ये एक टाइप है कंकमिटेंट स्क्विंट, कंजेनिटल कन्वर्जेंट स्क्विंट। इसके बाद चौथा देखें कि 5-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद कंकमिटेंट कन्वर्जेंट स्क्विंट, ही इज एडवाइस साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन। तो क्या डायग्नोसिस है, तो कंकमिटेंट कन्वर्जेंट स्क्विंट है, तो इसमें अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया ड्यू टू हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये होगा। इसके बाद ये पांचवा क्वेश्चन देखें कि एन अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया इज बेस्ट करेक्टेड विद यूज़ ऑफ। तो अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया तो ये हाइपरमेट्रोपिक ग्लासेस से ट्रीट हो जाता है। इसके बाद 3-year-old चाइल्ड हैज़ 30 डिग्री अल्टरनेशन बिटवीन ईच आई, इसोट्रोपिया अल्टरनेशन है। इनवर्ड डिविएशन इज मोर फॉर नियर देन फॉर डिस्टेंस विजन। रिफ्रैक्शन शोज +60 हाइपरमेट्रोपिया इन ईच आई। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स नॉर्मल है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स नॉर्मल शो कर रही हैं कि ये पैरालिटिक तो नहीं है, ये नॉन पैरालिटिक है, जो है ना कंकमिटेंट स्क्विंट है। और हाइपरमेट्रोपिया शो कर रहा है कि ये अकोमोडेटिव रिफ्रैक्टिव टाइप है। रिफ्रैक्टिव टाइप में मैंने आपको बताया था कि हाइपरमेट्रोपिया की वजह से इसोट्रोपिया हो रहा होता है, तो ये अकोमोडेटिव रिफ्रैक्टिव इसोट्रोपिया है।